नमस्कार दोस्तों, स्टडी एज में आपका स्वागत है। हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये है सेट नंबर 3। इसमें यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि लिए गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित क्वेश्चंस और कुछ बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्षों में जो टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो या फिर एनवीएस, ठीक है, नवोदय विद्यालय, तो इन सभी में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है। अब टीएटी परीक्षण क्या होता है? इसका नाम है थैमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कथा प्रसंग परीक्षण, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके प्रतिपादक जिन्होंने ये टेस्ट बनाया था, इनका नाम था मार्गन व मुर्रे, ठीक है। ये बनाया था इन्होंने 1935 में। और इसमें आपको पूछा है कि कार्ड की संख्या कितनी थी। कार्डों की संख्या थी 30। इसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कार्ड थे। तो 10 जो है पुरुषों से संबंधित कार्ड थे, 10 थे महिलाओं से संबंधित, मतलब 10 कार्डों में पुरुषों के चित्र थे, 10 कार्डों में महिलाओं के चित्र थे और 10 में दोनों से संबंधित चित्र थे। तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 30 कार्ड। तो इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। व्यक्तित्व परीक्षण जो है कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसकी 2 विधियां हैं मुख्य रूप से। पहली है प्रक्षेपी विधि और दूसरी है अप्रक्षेपी। तो मोटे तौर पे आपको ये याद रखना है कि 2 विधियां हैं, पहली है प्रक्षेपी, दूसरी है अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियों में बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि टेट, ठीक है, TAT, दूसरा है CAT, ठीक है, फिर है IBT। यही होता है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, IBT मतलब क्या होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें कार्डों की संख्या 10 होती और इसको बनाया था हरमन रोरसा नाम के मनोवैज्ञानिक ने। इनका नाम था हरमन रोरसा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया, हरमन रोरसा। और इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, 10 कार्ड। इसके अलावा SCT ये भी प्रक्षेपी विधियां में आता है, ठीक है। ये है वाक्य पूर्ति वाला, ये है हरमन रोरसा। तो ये सब हम प्रक्षेपी विधियाँ। अब बात कर लेते हैं अप्रक्षेपी विधियों की। तो अप्रक्षेपी विधियों को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ को हम व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं, और फिर दूसरा है वस्तुनिष्ठ। तो एक है आत्मनिष्ठ और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ को हम व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं। तो आत्मनिष्ठ में कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी, पहली हो जाएगी आत्मकथा विधि, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति के बारे में जानते हैं इसके माध्यम से, ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि। और तीसरी जो विधि है वो है साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। और चौथी विधि है प्रश्नावली, कुछ प्रश्नावलियाँ दी जाती हैं, उनसे फिर इसका अध्ययन किया जाता है व्यक्ति का या बालक का। और वस्तुनिष्ठ में आ जाती हैं हमारी समाज मिति विधि, समाज मिति। इसके अलावा शारीरिक बनावट को देखा जाता है, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है जो, वही है शारीरिक परीक्षण विधि। और फिर एक है निरीक्षण विधि। तो ये सारी विधियां हैं व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां। मुख्य रूप से 2, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी को हम बांटते हैं TAT, CAT, IBT और SCT। उसी प्रकार अप्रक्षेपी को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ में आते हैं आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि। उसी प्रकार ये है वस्तुनिष्ठ में आएंगे हमारी समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि, ठीक है। तो प्रक्षेपी विधि में हम अचेतन मन का परीक्षण करते हैं। व्यक्ति के अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है किसी भी उद्दीपक के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, अचेतन मन का परीक्षण प्रक्षेपी में, जबकि अप्रक्षेपी में किया जाता है चेतन मन का परीक्षण, चेतन मन। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अप्रक्षेपी विधि में कौन से मन का परीक्षण किया जाता है, तो चेतन मन का, और प्रक्षेपी मतलब अचेतन मन का। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके व्यक्तित्व परीक्षण विधि में से। इसका आंसर क्या था हमारा, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है प्रक्षेपी विधि, राइट। अगला प्रश्न है,
एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक की जो पक्षपातपूर्ण नीति है उसको बताता है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? जब भी हम अपनी गलती दूसरे पर थोपते हैं, अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करके हम दूसरे पर उसका इल्ज़ाम थोपते हैं या उसके ऊपर ब्लेम करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण। तो इसका आंसर है प्रक्षेपण। फिर है व्यक्तित्व के मापन के लिए इनमें से कौन सी व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण विधि है? अभी हमने डिटेल में पढ़ा कौन सी व्यक्तिनिष्ठ थी, कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि थी। तो व्यक्तिनिष्ठ में कौन सी विधि थी? जीवन कथा परीक्षण। जबकि ये रोरसा, थैमेटिक, अप्रेसेप्शन परीक्षण और शब्द सहचर परीक्षण ये सब हमारी किस में आ गई थी? प्रक्षेपी विधियों में। ठीक है, जबकि ये अप्रक्षेपी विधियों का उदाहरण है जीवन कथा परीक्षण। उसमें भी कौन सी? व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवन कथा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया? तो युंग ने, ये एक मनोवैज्ञानिक है युंग, इन्होंने युंग का वर्गीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका वर्गीकरण जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर था। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहला क्या था? अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा था उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है? जिसमें कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो अपने विचार जो है ज़्यादा व्यक्त नहीं करते, वो है अंतर्मुखी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? लेखक आदि विचारशील व्यक्ति होते हैं। एकांत प्रिय ज़्यादा होते हैं, ये अंतर्मुखी। बहिर्मुखी क्या होते हैं? शिक्षक व नेता बनने के गुण होते हैं, जिनमें जो ज़्यादा अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, वो है बहिर्मुखी व्यक्ति। और जो दोनों के गुण जिसमें पाए जाएंगे वो हैं उभयमुखी। अगला प्रश्न है, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? तो उसने अपनी जो कमी थी या जो क्षति थी उसको पूरा करने के लिए क्या किया? सैंडल का सहारा लिया, ऊंची एड़ी का जो है जूते का पहनकर, ऊंची एड़ी के जूते पहनकर उसने अपनी कमी छुपाई। इसको बोलेंगे हम क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों के अनुकरण करना कहलाता है। मतलब वो व्यक्ति जो अपना अस्तित्व भुलाकर दूसरे व्यक्ति जैसे बनना चाहता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलेंगे तादात्मीकरण। ठीक है, ये वर्ड इसको हम बोलते हैं तादात्मीकरण। और प्रतिगमन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पुरानी आदतों में लौटना, यदि हमारी कोई पुरानी आदत है हम फिर से वो करने लगते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रतिगमन। दमन क्या होता है? असफलता या दुख को बलपूर्वक भूलने का प्रयास। कोई यदि पहले आपको दुख है या असफल हुए हैं और हम उसको भूलने का प्रयास कर रहे हैं बलपूर्वक, उसको हम बोलेंगे दमन। प्रक्षेपण होता है अपनी गलती दूसरों पर डालना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, बच्चा जो है अपनी असफलता या अपने फेलियर को शिक्षक पर थोपता है, तो वो क्या है? प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो ये जो है बुद्धिलब्धि का प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित। तो आपको बुद्धिलब्धि का जो है सूत्र पता होना चाहिए। पहली बात तो बुद्धिलब्धि का सूत्र आपको नहीं बनेगा तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु मतलब मेंटल एज बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु। तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे वास्तविक आयु और ऊपर लिखेंगे मानसिक आयु। मानसिक आयु मतलब आपको एक प्रश्नावली दी जाती है, उसमें से आप जितने क्वेश्चन सही करते हैं उस हिसाब से आपकी मानसिक आयु तय होती है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु जो कि आपकी वास्तविक आयु है। ठीक है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उसमें गुणा करेंगे 100 का। तो मानसिक आयु यहाँ पर दी गई है 10 वर्ष और वास्तविक आयु मतलब 11 वर्ष का बालक है तो उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी 11। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर कुछ 90.9 आ जाएगा। ठीक है, 90.9। और इस सारणी में आपको देखना है 90 कहाँ पर आता है। तो 90 आता है इसमें, ये मतलब सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। तो इस बालक की औसत बुद्धि है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा औसत बुद्धि। और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, यदि आपसे ये नहीं बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो एक नज़र इसको देख लें, 70 से जब भी कम होगी बुद्धिलब्धि तो वो व्यक्ति है मूर्ख। मतलब ये श्रेणी बनाई गई हैं और पूरी दुनिया में 2% व्यक्ति ही ऐसे हैं। 70 से 79 निर्बल बुद्धि
80 से 89 की कैटेगरी वाले हैं मंद या पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा बालक। फिर 90 से 109 जिनकी बुद्धि लब्धि है वो हैं सामान्य या औसत बुद्धि के, मतलब 50% लोग दुनिया में औसत बुद्धि वाले हैं। 110 से 119 तक ये हैं तीव्र बुद्धि वाले। 120 से 139 प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि है वो है प्रतिभाशाली, ये भी 2% है दुनिया में। तो ये चार्ट आपको याद करना है। पॉज करें वीडियो को और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था बुद्धि का। और एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। ये दिया था बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने सिद्धांत दिया था बुद्धि का, एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने द्वितत्व के साथ एक त्रितत्व सिद्धांत भी दिया था। तो दोनों सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन ने। बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं बिने, अल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1905 में दुनिया में सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण किया। इसने साइमन के साथ मिलकर जो है बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हुआ था 1922 में। ये किया था C.H. राइस द्वारा, C.H. राइस 1922 में भारत में किया और 1905 में बिने ने किया था पूरी दुनिया में। और बुद्धि लब्धि जो सूत्र दिया है बुद्धि लब्धि का वो दिया था स्टर्न ने। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मापन किया था 1905 में बिने ने और स्टर्न ने दिया था सूत्र। और सूत्र आपको पता है, ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, ये है बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं। तो भारतीय दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं सात्विक, ठीक है, या सद्गुणी, दूसरे हैं राजसी और तीसरे हैं तामसिक या तमोगुणी वाले व्यक्ति। तो सात्विक कौन होते हैं, जो ईश्वर पर व धर्म में विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्ति। रजोगुणी ये कहलाते हैं कर्म में विश्वास रखने वाले। और तामसी या तमोगुणी ये व्यक्ति होते हैं सुख प्राप्ति या विलासी प्रवृत्ति वाले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के ये उपयुक्त सभी प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। अब थार्नडाइक ने भी अपने हिसाब से वर्गीकरण किया। तो इन्होंने किया था सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। तो ये सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। फिर है, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि कौन कौन सी हैं। हमने अभी पढ़ा था आत्मनिष्ठ विधि कौन कौन सी हैं। आत्मकथा बिल्कुल सही, व्यक्ति इतिहास विधि ये भी है, और प्रश्नावली विधि तो ये भी है। ये सभी आप्रक्षेपी विधियाँ कहलाती हैं। उसके अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधियों में ये सभी विधियाँ आती हैं। तो आपका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, मनोविज्ञान के इतिहास में व्यक्तित्व का पहला प्रकार वर्गीकरण किसका था। जो मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहले वर्गीकरण किया गया व्यक्तित्व का, वो सबसे पहले किसने किया था, ये किया था हिप्पोक्रेट्स ने। इनको जाता है श्रेय सबसे पहले वर्गीकरण करने का। और अपना वर्गीकरण इन्होंने किया था द्रव्य या स्वभाव के आधार पर। इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। पहले हैं कफ पित्त वाले, दूसरे हैं काले पित्त वाले, फिर हैं पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। तो जो कफ प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो बड़े सुस्त, चिड़चिड़े लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ठीक है। पहली इनमें कमजोरी है, ये है सुस्त और, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कफ प्रवृत्ति वाले, फिर हैं काले पित्त वाले, फिर हैं पीले पित्त वाले और फिर हैं अधिक रुधिर वाले, अधिक रुधिर। तो इनकी क्वालिटी भी आप एक बार सुन लो, ठीक है। कफ प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं सुस्त और चिड़चिड़े, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा, लेकिन ये शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, ठीक है। दूसरे हैं काले पित्त वाले, ये निराशावादी होते हैं तो यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, और दुखी भी होते हैं तो दोनों में माइनस माइनस, ठीक है। पीले पित्त वाले कैसे होते हैं, शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, मतलब दोनों में प्लस प्लस। और अधिक रुधिर वाले कैसे होते हैं, संवेगात्मक रूप से तो स्थिर होते हैं मतलब प्लस, लेकिन परंतु कमज़ोर होते हैं, यानी इसलिए यहाँ पर माइनस। तो ये सारे हैं इनकी क्वालिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व कितने भाग बताए हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने भाग बताए हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इदम, अहम, परम अहम, ये सभी, ठीक है, ये सभी इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण किसने दिया। ये दिया था मुर्रे व मॉर्गन ने, ठीक है। और इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, 30।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ये। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये जो कि प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है, व्यक्तित्व परीक्षण की, उसमें से एक है। इसको हम SCT भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किया था प्राइन व टेंडलन ने, और 1930 में किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, CAT परीक्षण का प्रयोग कितने वर्षों के बालकों के ऊपर किया जाता है? CAT परीक्षण मतलब प्रक्षेपी परीक्षण की एक विधि है, ठीक है। इसमें आप 3 से 11 वर्ष के बालकों के ऊपर ये परीक्षण कर सकते हैं। और ये जो प्रतिपादन किया था, उनका नाम है लियोपोल्ड बैलोक। ये नाम आपको याद रखना है। जितनी भी विधियां हैं ये किसने बनाई हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये बनाई थी लियोपोल्ड बैलोक ने। ये बनाई थी 1948 में, 1948। और इनमें कार्डों की संख्या थी 10, ठीक है। और इन कार्डों में जानवरों के चित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहली है मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लोकप्रिय परीक्षण कौन सा है? तो भारत का सबसे लोकप्रिय परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण, और ये किया जाता है 11 से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर, ठीक है। भाटिया बैटरी परीक्षण। ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम की कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना और अध्यापक की भूमिका। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।